हेलो एवरीवन। तो आज एक नया चैप्टर जो कि आप लोग को पढ़ना है उसका नाम है ऑसिलेटर। आपका बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। तो इस ऑसिलेटर में हम लोग समझेंगे कि ऑसिलेटर पढ़ना है तो आखिर इसका जरूरत क्या है और इसको पढ़ने से को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसको किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा जान लें। इसको पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऑसिलेटर है तो ये ऑसिलेशंस करेगा। तो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस थोड़ा सा देख लेंगे। आखिर इसका तो उतना कोई रूल है मतलब कि इसका उपयोग है नहीं, बट देख लेंगे टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन जो कि डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। उसका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इसके बारे में आपको जस्ट पहले के वीडियो में बताया गया है। वहां पे आप लोग बताया गया था नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। तो नेगेटिव फीडबैक वहां पे हम लोग देखे थे और पॉजिटिव फीडबैक हम बात किए थे कि इसको नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। उसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बारखुसन क्राइटेरिया जो कि आपके लिए आपका सेमेस्टर के लिए ये VBI के पावर n कर लीजिएगा। मतलब जितना VBI कर सकते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में ही पूछना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। और उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। इसी क्लासिफिकेशन में भी टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर को देखेंगे। ठीक है। तो ये सारा कुछ करते हुए इस सिलेबस को खत्म करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इस सेमेस्टर में अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स को ओवरव्यू लेंगे जो कि पूरा चैप्टर के किस तरह पढ़े हैं। वो जो आपके यूनिट 6 में ट्रैवल शूटिंग में पढ़ना जिसके एक्टिव टेस्टिंग और विजुअल टेस्टिंग और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो कि RC ऑसिलेटर पढ़े हैं और या फिर क्लिपर क्लैम्पर पढ़े हैं, मल्टी वाइब्रेटर पढ़े हैं। तो उसको क्या किस तरह से खराब होगा तो बनाएंगे। तो यूनिट 6 में है जो कि आप खुद से भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ऑसिलेटर का इंट्रोडक्शन। आखिर ऑसिलेटर क्या है क्या। तो ऑसिलेटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि जनरेट करता है। को जनरेट किसका करता है? फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। जो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है चाहे वो फ्रीक्वेंसी आपका साइन वेव हो, क्या हो, साइन वेव हो, रिक्टेंगुलर वेव हो, चाहे तो ये स्क्वायर वेव आपका हो, चाहे आपका सातुत वेव हो, मतलब एनीथिंग। ये सारे कुछ को क्या करता है? ये जनरेट करता है एज ए रिक्वायरमेंट। जैसा हमको रिक्वायरमेंट होगा, अगर साइन वेव का जरूरत होगा तो साइन वेव हम लोग जनरेट कर लेंगे। रेक्टेंगुलर वेव का जरूरत होगा तो रेक्टेंगुलर वेव कर लेंगे। साइन वेव, स्क्वायर वेव, सातुत वेव, एनीथिंग एज ए रिक्वायरमेंट ये जनरेट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझ में आया होगा कि ऑसिलेटर है क्या। तो ये एक प्रकार के इसको यूज करते हैं हम लोग जनरेट ऑफ फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए। और कैसे? तो आप कैसा फ्रीक्वेंसी तो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें अगर आपको पूछा जाए तो इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में जैसे आपको CRO बताया होगा, CRO के एग्जाम्पल। और या फिर आप कहीं भी स्क्रीन में देखते हैं जितना तरह के वेव आता है वो हर एक चीज का अपना वेव होता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो ऑडियो सिग्नल जो है एक वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होगा तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर रहा होगा, किस इस तरह से। आप अगर ऐसा नहीं तो आप मोबाइल में बहुत सा आता है ऑडियो सिग्नल जो आपको रिकॉर्ड करते हैं। तो जिस टाइम आप ज्यादा जोर से बोलते हैं या लाउडली बोलते हैं तो उसका आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। जिस टाइम स्लो बोलते हैं तो स्लो। ये सब क्या है? ये सब फ्रीक्वेंसी ही है। तो ये सब फ्रीक्वेंसी को क्या ऑसिलेटर जनरेट करता है। इसको बार्डली जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में यूज करते हैं। जहाँ पे रेडियो रिसीवर लगा रहता है वहां पे यूज करते हैं। या फिर आपको बोला जाएगा मतलब टीवी ट्रांसमीटर, रिसीवर, ये सब जगह पे यूज कर सकते हैं। रडार में आप यूज कर सकते हैं। या फिर आपको और बोल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आप कम्युनिकेशन पर्पस में जितना भी आप तरह से कम्युनिकेशन करते हैं और लॉन्ग कम्युनिकेशन, शॉर्ट कम्युनिकेशन, हर जगह आपको फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। तो सारा फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए हम लोग ऑसिलेटर को ही लगाते हैं। जहां भी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है दैट मीन्स हम ऑसिलेटर को लगाएंगे। ठीक है। आपको कंप्यूटर बहुत सा आया है तो उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया ये। और ये एक बात और है कि ये एक प्रकार कन्वर्टर भी है। ये DC to AC कन्वर्टर है। जस्ट लाइक बोला जाए तो अपोजिट ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? AC to DC यानी AC एनर्जी को DC एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और
ये क्या ऑसिलेटर जो है डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट है। ये मेन डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटर एंड रेक्टिफायर है। ऑसिलेटर और रेक्टिफायर का ये सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस है। ठीक है। और अब बात करते हैं कि ये जो होता है कि ये कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो आपको बता दें कि ये पॉजिटिव फीडबैक, कौन सा पॉजिटिव फीडबैक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कौन सा पॉजिटिव फीडबैक पे ये वर्क करता है और ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो आउटपुट हमको प्राप्त होता है साइन वेव विदाउट एनी एक्सटर्नल पल्स, यानी एक्सटर्नल पल्स इनपुट में कुछ नहीं दिया जाता। दैट मीन्स इनपुट क्या होता है इसका 0 होता है। तो इस केस को हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर जब देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, तो इस कॉन्सेप्ट को वहां पे देखेंगे और क्वेश्चन क्राइटेरिया में भी देखेंगे कि किस तरह से इनपुट को हम क्या करते हैं 0 करते हैं। तो अगर आप जनरली ऐसा फिगर आपको दिखाया जाए कि ये फिगर मेरा क्या है, ये एम्पलीफायर है। तो एम्पलीफायर में क्या होता है, यहाँ से कुछ हम लोग वी आई इनपुट देते हैं तो वी आउट आउटपुट देते हैं। ऐसे ऑसिलेटर में क्या है वी आई इक्वल टू 0, यानी ये एब्सेंट हो जाता है और यहाँ पे जो भी हम लोग अप्लाई करते हैं डीसी एनर्जी वो इसका आउटपुट में मिलता है। ठीक है। तो एम्पलीफायर और ऑसिलेटर समझ में आया। ऑसिलेटर में क्या अगर ये ऑसिलेटर सर्किट है तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा, नहीं होगा, इनपुट क्या होगा 0 होगा मेरा। तो ये ऑसिलेटर सर्किट, ये मेन डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं, ये इसका डिफरेंस है। ठीक है। तो चलिए ये आज आपका क्या हुआ, इतना ही इंट्रोडक्शन है। जो ऑसिलेटर जो ऑसिलेशन जितना भी प्रोड्यूस कर दे, जितना ऑसिलेशन देखेंगे विदाउट एक्सटर्नल पल्स, कोई भी एक्सटर्नल पल्स अप्लाई नहीं करेंगे फिर भी ये जनरेट करेगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो मेरा पॉइंट था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेटर, ये मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप जो होता है उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलता है, सेकेंड टाइप को हम लोग बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, इसमें जो ग्राफ होता है ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कमते जाता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये मेरा टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड जो है, ये मैग्नीट्यूड जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कमते जाता है। क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कमते जाता है। तो इसको हम लोग जनरली नाम से जानते हैं कि ये कैसा है, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, तो यहाँ पे आपको देखना टाइम इस तरह से डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग जनरली नाम से जानते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। दूसरा है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, कुछ इस तरह। ठीक है, ये कुछ इस तरह रहता है। तो इसको हम लोग मान लीजिए कि x मान लीजिए सिग्नल, मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड जो आपका x होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका डिक्रीजिंग इसका कांस्टेंट रहता है। तो अगर बात करते हैं कि एम्पलीट्यूड इसमें कांस्टेंट रहता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो भी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होगा तो ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन क्या कहलाएगा, तो ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाएगा। तो एक ऐसा होता है, तो कोई भी सर्किट में हम लगाते हैं ये हम लोग यूज करते हैं। दैट मींस कहने का मतलब क्या होता है, इस केस में टाइम के रिस्पेक्ट में इसका एम्पलीट्यूड क्या करता है, लॉस करता है। यानी जो भी सिग्नल है, ये सिग्नल को मान लीजिए कि प्राप्त होता है तो ये डिक्रीज एम्पलीट्यूड क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ ये अपना पावर को लॉस कर रहा है। जो भी इसका एनर्जी होगा, पावर, वो लॉस कर रहा होगा। और ये क्या करता है, लॉस नहीं करता है। क्या करता है, ये लॉस नहीं करता है। तो इसमें सारा कुछ ये कांस्टेंट रह जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये 2 ऑसिलेशन आपको पढ़ना है। तो जो ऑसिलेटर में जो पढ़ना है यही ऑसिलेशन, यानी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को ही पढ़ना है। यानी जो भी हमको फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा इस तरह से नहीं, बल्कि इस तरह। अगर इस तरह से होगा तो जो हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करने वाला डिवाइस है या लो फ्रीक्वेंसी वर्क करने वाला डिवाइस, तो एक बार इसका एम्पलीट्यूड हाई रहेगा फिर कमते जाएगा। तो मेरे लिए ये कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि ठीक नहीं है मेरे लिए। तो ये हम लोग ऑसिलेटर में यूज करेंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इसके बाद आपका एक टॉपिक आप पढ़ना था टैंक सर्किट। क्या था, टैंक सर्किट। तो टैंक सर्किट में आपको बता दिया गया था, रेजोनेंस में भी आप 4th सेमेस्टर नेटवर्क में टैंक सर्किट के बारे में पढ़ोगे। और हम भी टैंक सर्किट जो कि आपको रेजोनेंस में बताए थे, इसका फ्रीक्वेंसी आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC के बारे में बताए थे कि क्या होता है। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम में हम डिस्कस किए थे। तो बस यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है कि बस यहाँ पे आपको इसलिए बताया गया है किस तरह से फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए एलसी का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर में, वहां पे बताया जाएगा। तो ये सब सारा कुछ आप पढ़िएगा नोट्स में, आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आएगा क्योंकि हर एक चीज बताया हुआ। तो टैंक सर्किट के बारे में सब कुछ बताएगा। इसमें आपको बता देगा स्टेप बाय स्टेप में बताएगा कि एक और कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, ऐसा थिंग से जो भी होगा। तो ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन
किस तरह से प्राप्त होगा वो भी आपको दिखाया गया। तो आप ये सब चीज पढ़िएगा। हम लोग जो टॉपिक है ऑसिलेटर, उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं। तो जो मेरा था ये 2 हम लोग क्लियर कर चुके हैं। थर्ड आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट हमको समझना है, पॉजिटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बारकोशन क्राइटेरिया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक के बारे में आपको अभी एक फिगर जो बताए थे, ये ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। यहाँ पे हम लोग एक एम्पलीफायर लगाए थे, दूसरा ये क्या था, सर्किट था मेरा, एम्पलीफायर था, यहाँ पे क्या था, फीडबैक था। ठीक है, ये मेरा क्या था, आउटपुट टर्मिनल था, ये मेरा क्या था, इनपुट टर्मिनल। यहाँ मान लीजिए कि इसको हम लोग VS मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं V0 मान लेते हैं, और यहाँ मतलब एक समर लगाया हुआ था। ठीक है, इस तरह से समर लगाए थे, और यहाँ पे ये पॉजिटिव यहाँ पे जा रहा था, पॉजिटिव यहाँ पे जा रहा था, ये पॉजिटिव फीडबैक के नाम से जाना थे। और यहाँ से आउटपुट का कुछ यहाँ पे यहाँ का मेरा क्या मिल रहा था, VA, यहाँ जो इनपुट इसका मिल रहा था ये V0 मिल रहा था। जो V0 है वही V0 यहाँ पे मिल रहा था। इसका गेन अगर ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, इसका हम लोग बीटा से करते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बनाए थे। किसका था, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या, पॉजिटिव। इसका जो हम लोग आउटपुट निकल करके आया था वो शायद आपको अगर याद होगा तो ये VF इक्वल टू आया था आपको A/1, या जो हम बताए थे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा, बीटा। आपका ये आपका क्या निकल करके आया था, पॉजिटिव फीडबैक का गेन निकल करके आया था। ठीक है, तो अब बात होता है कि पॉजिटिव फीडबैक का आपको गेन इस तरह से निकल करके आया है, तो इसको ऑसिलेटर में जब हमको यूज करना है, क्या करना, ऑसिलेटर में इसको यूज करना है। तो हम लोग बोलते हैं कि ऑसिलेटर जो है वो किस पे वर्क करता है, तो ऑसिलेटर पे जो है आपको वर्क करता है पॉजिटिव फीडबैक पे। तो पॉजिटिव फीडबैक पे वर्क करता है, दैट मींस ये पॉजिटिव फीडबैक का ये गेन होगा। अब बताइए कि अगर कोई भी पॉजिटिव फीडबैक का गेन है तो ये गेन हम लोग का जब कुछ इनपुट VS अप्लाई किए थे, कुछ आउटपुट मिला था, उसके थ्रू कुछ फीडबैक आया था, कुछ फीडबैक उस में पे किए थे, मिक्सिंग किए थे, और यहाँ पे मिक्सिंग करने में यहाँ पे डिफरेंशियल वोल्टेज जिसको हम लोग मान लेते हैं VI, हम लोग VD माने थे, कोई दिक्कत नहीं, आप VI ही मान सकते हैं। आप बताइए कि ये VF है तो इनपुट वोल्टेज इसका क्या हो जाएगा, VF प्लस क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। देखे तो अब इस एम्पलीफायर के लिए मेरा इनपुट वोल्टेज ये हो जाएगा। अभी इस एम्पलीफायर के लिए आपका VS था, जैसे समर लगाते यहाँ का वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों अलग हो गया। ठीक है, तो आप जो मिल रहा है VI प्लस आपका VF, ये क्या मिल रहा था, अब मेरा इनपुट वोल्टेज VS, अब VS का वैल्यू क्या है, VI प्लस VF हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो बताएं कि पहला पॉइंट अगर आपको हम बताएं कि अगर मान लीजिए ऑसिलेटर बेसिक ऑसिलेटर है, ठीक है, तो कोई भी एक बेसिक ऑसिलेटर कब बन रहा है, तो एक एम्पलीफायर, यहाँ पे देख रहे कि एम्पलीफायर के साथ पॉजिटिव फीडबैक कनेक्ट कर देने से क्या बन जा रहा है, मेरा ऑसिलेटर बन जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक एम्पलीफायर के साथ पॉजिटिव फीडबैक को क्या करता है, कनेक्ट कर देना। एक एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक के साथ कनेक्ट कर देना, और कैसा पॉजिटिव फीडबैक, इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑसिलेटर। क्या बोल रहे हैं, ऑसिलेटर। शायद यही कुछ बोल रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये ऑसिलेटर के जैसा वर्क करेगा। ठीक है, तो ये कैसे कब पॉसिबल हो रहा है, जब पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। सेकेंड थिंग्स अगर आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे कोई भी हम लोग ऑसिलेटर यहाँ प्रोड्यूस करता है, कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग इनपुट यहाँ पे 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो जब इनपुट हम लोग क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो उस केस में मेरा क्या होगा, उस केस में क्या होगा, कौन सा कंडीशन ऐसा है कि हमको सेटिस्फाइड करे, कौन सा कंडीशन जो है सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। अगर एम्पलीफायर के साथ अगर पॉजिटिव फीडबैक हम लोग ना लगाएं तो इसको हम लोग ऑसिलेटर जैसा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अगर ऑसिलेटर बनाना है तो एम्पलीफायर के साथ पॉजिटिव फीडबैक को लगाना है। ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब हम बताए थे एक और पॉइंट कि एक एम्पलीफायर के साथ ऑसिलेटर जो पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, इसका टोटल जो फेज शिफ्ट होना चाहिए, ये कितना डिग्री का होना चाहिए, ये फेज शिफ्ट होना चाहिए 360 डिग्री या 0 डिग्री का फेज शिफ्ट, जो कि 180 ये फेज शिफ्ट करेगा और 180 यहाँ फीडबैक से फेज शिफ्ट होगा एक सिग्नल को। तो इस सिग्नल को हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बोल लेते हैं। अराउंड इतना होना कंपलसरी है। अगर टोटल फेज शिफ्ट अगर टोटल फेज शिफ्ट 360 डिग्री है तो इसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे। और यहां से एक
एक नया कॉन्सेप्ट राइज होकर के आएगा और ये ऑसिलेटर के लिए एक नया चीज राइज होगा जिसका नाम है बार्क-हासन क्राइटेरिया। तो आप पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक में जब 360 डिग्री या 0 डिग्री अगर हो जाता है तो इसको हम लोग ऑसिलेटर बोलेंगे और इस ऑसिलेटर को सेटिस्फाइड होने के लिए बार्क-हासन क्राइटेरिया वो सेटिस्फाइड होना बहुत कंपल्सरी है। यानी बार्क-हासन क्राइटेरिया, बार्क-हासन क्राइटेरिया। तो बार्क-हासन क्राइटेरिया कब आ रहा है? तो बार्क-हासन क्राइटेरिया जब आ रहा है जब टोटल फेज शिफ्ट आप पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक होने के लिए फेज शिफ्ट 360 डिग्री या 0 डिग्री होना चाहिए। 0 डिग्री कहने का मतलब क्या कि अगर इनपुट में हम यही अप्लाई किए और फिर से हमको फीडबैक में यही मिल गया, तो जब इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों सेम फेज में हो, यानी दोनों का फेज एंगल सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो आप दोनों के इसको अगर बोलेंगे 360 डिग्री तो भी सही है और 0 डिग्री बोलेंगे तो भी सही है कि 0 डिग्री, क्योंकि एक साइकिल के बाद 360 कंप्लीट होने के बाद आईजीटी जो हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वही सिग्नल प्राप्त होता है। तो हम लोग कहते हैं कि इसका फेज शिफ्ट जो होगा 0 डिग्री बोल सकते हैं या फिर 360 डिग्री बोल सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे कोई भी अगर ऑसिलेटर कोई है तो उसको क्या होने का ऑनसिस्टोन बेसिकली जो एम्पलीफायर के साथ फेज शिफ्ट नेटवर्क यहाँ पे दिखाएं आपको। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि कोई भी एम्पलीफायर अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर रहा है तो उसका इनपुट फेज शिफ्टिंग क्या होगा, इनपुट फेज शिफ्टिंग और फीडबैक सिग्नल अलग होगा, जो कि हम लोग नेगेटिव फीडबैक में देख चुके हैं। तो अब हमको बताना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसका गेन आपको बता चुके हैं पहले भी। ये चीज भी आपको पहले ये दो चीज कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक नया टर्म है बार्क-हासन क्राइटेरिया। तो अब समझते हैं बार्क-हासन क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो अब जो सेकेंड टॉपिक है बार्क-हासन क्राइटेरिया, और ये आपके लिए महा इंपोर्टेंट बोल सकते हैं, यानी महा बीवीआई बोल सकते हैं, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, बीवीआई के पावर एन आप बोल सकते हैं। तो आपका ये फिगर यही है, एज इट इज फिगर रहने वाला है। फिगर में कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ इनपुट सिग्नल, यहाँ पे आपका मिक्सर लगा हुआ है, यानी मिक्सिंग करते हैं, यहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं। ये सब पॉइंट तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। फेज शिफ्ट अराउंड यहाँ पे 360 डिग्री का फेज शिफ्ट अराउंड है, ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं, बस ध्यान से देखना ये है आपको यहाँ पे, कि ध्यान से आपको ये देखना ये है यहाँ पे, बस गेन को समझना है, जो कि आप पहले नेगेटिव फीडबैक में बहुत कुछ समझ चुके हैं। तो चलिए हमको इसका गेन के बारे में बताते हैं। जब इस एम्पलीफायर का गेन ओपन लूप गेन अगर निकालेंगे, क्या ओपन लूप गेन निकालेंगे तो क्या होगा, ये अपॉन यहाँ का वी है, यहाँ का क्या है वी नोट है। तो सॉरी, ओपन लूप गेन नहीं, इसी गेन की हम बात करते हैं। तो इस गेन के लिए वी आई प्लस वी नोट हो जाएगा, देखिएगा सॉरी वी नोट अपॉन वी आई, इसका गेन हो जाएगा। अगर यहाँ से आउटपुट गेन निकालना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहें तो ए अपॉन ए इंटू वी आई हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। एक और यहाँ से अगर बीटा का वैल्यू, यहाँ पे अगर बीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी वी एफ अपॉन क्या हो जाएगा आपका वी नोट हो जाएगा, आउटपुट बाई इनपुट। यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज अगर यहाँ से निकालना चाहे तो यह नहीं, आउटपुट वोल्टेज यहाँ से निकालना चाहिए तो वी एफ बराबर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वी एफ होगा, इसका आउटपुट ये होगा, बीटा इंटू क्या हो जाएगा वी नोट हो जाएगा। ये दो पॉइंट आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। वी आई जो है आपको अगर यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो यहाँ पे मिलेगा, जो वी आई का वोल्टेज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या इनपुट वोल्टेज जो भी मिलेगा तो इनपुट वोल्टेज आपका वी एस है, इनपुट वोल्टेज वी एस है, ये इनपुट वोल्टेज है और ये फीडबैक सिग्नल है। तो इनपुट वोल्टेज जो है से आपको मिलेगा वी एस प्लस वी एफ, ऐसा कुछ, ये दोनों को सम मिलेगा। इस एम्पलीफायर का वो क्या मिलेगा, वी आई मिलेगा। अभी हम लोग देखे थे, सॉरी वी एस बराबर लिख दिए, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती से लिखा गया था, यहाँ जाएगा आपका वी आई बराबर हो जाएगा वी एस प्लस क्योंकि ये इनपुट सिग्नल से पॉजिटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही होगा, तो ये मेरा इनपुट सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, आप बताते हैं कि वी एस एंड वी एफ जो है इसको हम लोग आई दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद आपका पॉजिटिव फीडबैक वी एस और वी एफ विल बी फेज विथ ईच अदर। तो यहाँ पे ये अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमको पता चलता है ये दोनों सिग्नल जो है जब हम लोग ऐड करते हैं तो फेज भी चाहिए, दोनों का फेज सेम रहता है तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा ऐड। और बाकी अगर इसका फेज डिफरेंस रहता तो हम पे ऐड नहीं करते, यानी वी एस माइनस वी एफ हो जो नेगेटिव फीडबैक है, आप देख चुके हैं। अब हमको बताइए अगर यहां से हम देखें, चलिए
अब मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान लीजिए, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इस इक्वेशन का फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन का सेकंड मान लीजिए, और अब जो हम लोग बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, किसे सेकंड से हम लोग बात करेंगे यानी वीएफ से। तो वीएफ बराबर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू वी नोट होता है। क्या होता है, बीटा इंटू वी नोट। अगर यही को वीएफ रखेंगे तो वी नोट को अगर बीटा इंटू वी नोट का वैल्यू यहां से रखेंगे तो ए इंटू क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा, ए इंटू क्या हो जाएगा, ए आई हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर वीएफ का वैल्यू और एज इट इज हम लोग करके चले तो बीटा को बीटा रहने देंगे, ए को ए रहने देंगे, और वी आई को हम लोग ये लिख सकते हैं वी एस प्लस क्या लिख सकते हैं, वी एफ लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, या इसको एज इट इज रहने के वी एफ बराबर इतना रहने दीजिए, ठीक है, वी एफ बराबर इतना रहने दीजिए। हम बात करते हैं इक्वेशन यहां से ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को लिख रहा है इनपुट वोल्टेज बराबर यहाँ पे जो एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज वी आई है, वी आई बराबर क्या है, वी एस प्लस क्या है, वी एफ है। तो वी आई को आई टी वी एस को वी एस रहने देंगे, और वी एफ को हम लोग ये लिख सकते हैं ए बीटा इंटू, इसको हम लोग वी आई लिख सकते हैं। इसको हम लोग ले आते हैं इधर, तो हम लोग वी एस बराबर क्या लिख सकते हैं, तो वी आई माइनस का हम लोग लिख सकते हैं ए बीटा इंटू वी आई लिखेंगे। अब वी एस बराबर क्या, वी आई हम लोग क्या लिखते हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो 1 माइनस ए इंटू बीटा ऐसे लिखेंगे। देखिए ध्यान से, अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से आप समझिए, इसके बाद क्या होगा ध्यान से समझेंगे। तो वी एस बराबर, और अगर लिखना चाहें तो ये इसका इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिए। अब हम बताते हैं कि अब बात किए थे हम लोग कि इनपुट वोल्टेज यहाँ पे जीरो करना है, कब, ऑसिलेटर में। जब ऑसिलेटर हमको बनाना है तो इनपुट वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो हम लोग क्या करते हैं, दैट मीन्स वीएस बराबर क्या करते हैं, जीरो रखते हैं। तो वीएस बराबर हम लोग जीरो रखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ से वीएस बराबर जीरो रखेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वीएस जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू तो वी आई 1 माइनस ए इंटू बीटा ये आएगा। अब वी आई को हम लोग नीचे इधर बराबर को उधर ले जाएंगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां से लिख रहे हैं, जीरो बराबर हो जाएगा 1 माइनस ए बीटा। अब इसको इधर लाएंगे तो ए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब ये जो रिक्वायर्ड कंडीशन आया यही इसी को बोलते हैं बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया। क्या, बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया। अब यही कंडीशन जो है ए बीटा इक्वल टू 1 बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करता है। इस कंडीशन से हम पता लगा सकते हैं कि एक ऑसिलेटर जो है, जिस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि फेज शिफ्ट बिटवीन वीएस एंड वीएफ इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा हम बात आता है ए बीटा इज इक्वल टू, यह कंडीशन यह साबित कर देता है हमको कि वीएस और वीएफ के बीच फेज शिफ्ट जो हुआ होगा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट, ये सारे कुछ आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम लोग गेन निकाले, जो कि इसका गेन वी नोट अपॉन वी आई होगा। अब वी नोट को ये लिख दिए, अब बीटा बराबर यहाँ तक गेन लिखे वी एफ अपॉन वी आई आउटपुट बटा इनपुट, अब वी ए बराबर यहाँ आउटपुट वोल्टेज बराबर ये लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ से आउटपुट वोल्टेज बराबर ये आएगा, यहाँ से आपका ये इक्वेशन को हम प्राप्त कर ली। अब वी आई बराबर किया है तो वी आई बराबर वी एस प्लस वी एफ है, तो वी एस का वैल्यू कहाँ से रखे, तो इसको हम लोग जीरो कर दिए, और क्या, और इसको हम लोग वी एफ बराबर क्या रख लिए, तो वी एफ बराबर रख लिए बीटा इंटू ए इंटू वी आई। और वी आई यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेट किए, यहाँ से कैलकुलेट करके ए बीटा इक्वल टू 1, जिसको बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया को ये क्या करता है, साबित करता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक का ये आपको क्या करना है, फिगर बनाना है, ठीक है। इस फिगर पे आपको हो सकता है कि आपको आएगा, तो इसको लिखते हैं ब्लॉक डायग्राम है बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया या ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर। जो भी आपको करना है तो वीएस बराबर हम लोग ऑलवेज एब्सेंट रखना है 0 वोल्ट, क्या 0। तो सबसे पहला केस में आपको फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद आपका लैंग्वेज लिखना है जो भी आपका है। तो जो इसके लैंग्वेज में इसको आप लिख सकते हैं
कि पॉजिटिव फीडबैक है या फिर जो भी आप इसका लैंग्वेज हम बताएं वो लिख सकते हैं। उसके बाद ये डेरिवेशन आपको करना है। ये डेरिवेशन करके बीटा इक्वल टू आपको 1 ला देना है। अब इसी को आपको नोट्स में हो सकता है कि बीटा की जगह पर एम भी आपका यूज किया जाता है, ए इंटू एम भी यूज किया गया हो या ए बी इंटू एम भी यूज किया गया हो। अगर ऐसा होगा ए बी इंटू एम भी यूज किया गया हो तो ये भी सब टेंशन ना लेना, इस तरह लिखने का टर्म है। वोल्टेज यहाँ पे गेन का लिखने का तरीका है, तो आप हो सकता है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाए, तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है। गेन ऑफ आपका एम्पलीफायर है, गेन ऑफ आपका फीडबैक एम्पलीफायर है, वो भी यहाँ पे गेन ऑफ आपका ये जो है यही गेन किसका है, एम्पलीफायर का। बीटा जो है आपका फीडबैक का गेन है। तो आपको पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर आपको समझ में आया कि पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या है। तो सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, जो कोई भी एम्पलीफायर को विद पॉजिटिव फीडबैक कनेक्ट कर देना ही क्या कहलाता है, तो ये ऑसिलेटर को कह सकते हैं, ये इसके जैसा हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक सिस्टम है जिसमें इसका इनपुट एक ही इस सिस्टम में एम्पलीफायर रहता है और इसका मेंटेन कौन करता है, तो VF जो यहाँ पे फीडबैक वोल्टेज है इसको मेंटेन करता है। इसका सिस्टम में भी इनपुट दिया रहता है, जो भी कर सकते हैं इनपुट हम लोग अलग से, कोई एक्सटर्नल पल्स सप्लाई हम इसमें नहीं करते हैं। तो इसी तरीका से हम लोग जो यहाँ पे मिलता है आउटपुट, या आउटपुट का फर्दर हम लोग यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क या फीडबैक एम्पलीफायर के इनपुट में यही आउटपुट को इनपुट बन जाता है। यही इनपुट क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करता है, इसी से इसे मेंटेन करके रखता है और ऑसिलेशंस को प्राप्त करते रहता है। तो ये चीज हम लोग देखे, बार्कहुसेन क्राइटेरिया, ये सारा कुछ देख लिए। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर की, तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर आपको दिखाते हैं कि ऑसिलेटर कितने टाइप का है। तो आपको याद आएगा बहुत की जो ओवरऑल सिलेबस आपका यहाँ पे डिस्क्राइब होने वाला है। सिर्फ अगर बात कर जाए यूनिट 1 को छोड़ करके तो आपका सारा कुछ यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे कौन कौन से यूज होता है। तो सबसे पहले समझेंगे ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर क्या था, ऑसिलेटर ध्यान से समझिएगा, ऑसिलेटर को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से, तो ऑसिलेटर को आपको 2 भाग में बांटा गया है, वो देखिए कौन कौन से है। फर्स्ट आपका है साइनोसॉइडल, क्या है, साइनोसॉइडल ऑसिलेटर, साइनोसॉइडल। और दूसरा आपका है नॉन साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, सब पहला है साइनोसॉइडल ऑसिलेटर, दूसरा है नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर। साइनोसॉइडल ऑसिलेटर यहाँ पे आपका 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग में, तो एक हाई फ्रीक्वेंसी और दूसरा आपको बांटा गया है लो फ्रीक्वेंसी। तो किसका, लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग एलसी ऑसिलेटर बोलते हैं, जो कि आपको सिलेबस में यही पढ़ना है, एलसी ऑसिलेटर। और इसको हम लोग जनरली आरसी ऑसिलेटर बोलते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1-2 आपको मिल सकता है, यहाँ से आपका आरसी ऑसिलेटर बोलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो होता है, इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है ग्रेटर देन होता है 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है लेस देन हो जाएगा 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब हाई फ्रीक्वेंसी में कौन कौन सा ऑसिलेटर आपको पढ़ना है, तो हाई फ्रीक्वेंसी में आपको जनरली जो पढ़ना है आपको हार्टले ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, और आपको पढ़ना है कॉलफिट ऑसिलेटर। इसी में आपका एक क्लैप ऑसिलेटर भी आता है, जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं है, क्लैप ऑसिलेटर। इसी में आपको पढ़ना है क्रिस्टल, जो आपका सिलेबस में दिया गया है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, और अब अगर बात किया जाए तो इसमें एक और होता है आपका ट्यून्ड ऑसिलेटर। तो ये सब आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जब इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं तो आप सारा कुछ देख लीजिए, ये आपका पढ़ना है। इसमें जनरली जो आपको पढ़ना है ये आपका लो में, तो लो में पढ़ना है आपको आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, और एक पढ़ना आपको वेन ब्रिज ऑसिलेटर, वेन ब्रिज। ये आपको सिलेबस में जो पढ़ना है उसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। हार्टले ऑसिलेटर आपको सिलेबस में पढ़ना है, कॉलपिट्स पढ़ना है,
क्रिस्टल पढ़ना है, आरसी फेज शिफ्ट और बेन ब्रिज ये पढ़ना है। ये आपका ऑसिलेटर का क्या हुआ, ये साइनसॉइडल में इतना पढ़ना है। नॉन साइनसॉइडल की बात किया जाए तो नॉन साइनसॉइडल जो है ये आपका 3 भागों में बांटा गया है। क्या भाग में? 3 भाग में आपका बांटा गया। फर्स्ट आपका है यूजेटी जो कि आप पढ़ चुके हैं। दूसरा जो आपका बांटा गया है इसको बोल दें मल्टी वाइब्रेटर। और इसका तीसरा जो है आपका पढ़ना है टाइम बेस्ड जनरेटर। तीसरा क्या है? टाइम बेस्ड जनरेटर। ये सब को आप पढ़ चुके हैं। टाइम बेस्ड जनरेटर ये सब पढ़ लिए। यूजेटी में आपको कुछ नहीं पढ़ना था। आपको मल्टी वाइब्रेटर में आपको पढ़ना था क्या क्या किया, तो मल्टी वाइब्रेटर आपको पढ़ना था स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर AMV, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर AMV, और आपको पढ़ना था बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर BMV। ठीक है, ये आपका 3 पढ़ना था। टाइम बेस्ड जनरेटर में आपको पढ़ना क्या क्या था ये भी आपका याद होगा। एक था वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर और करंट टाइम बेस्ड जनरेटर। क्या था आपका? तो एक था वोल्टेज टाइम बेस जनरेटर और दूसरा था करेंट टाइम बेस जनरेटर। करेंट टाइम बेस जनरेटर ये था। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग देखे। पढ़ने के बाद ये ऑसिलेटर में इतना आपको पढ़ना था। जिसके बारे में कौन सा चीज आप नहीं पढ़े बताइए हमें। मल्टी वाइब्रेटर आप पढ़ चुके हैं, यूजेटी पढ़ चुके हैं, टाइम बेस्ड जनरेटर पढ़ चुके हैं। ये सारा कुछ इधर तो पूरा नॉन साइनसॉइडल आपका क्लियर है। अब साइनसॉइडल में आपको पढ़ना है जो कि आप कल नेक्स्ट आपका वीडियो जो होगा हार्टले ऑसिलेटर सबसे पहले हम पढ़ाएंगे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड आपका कॉलपिट पढ़ाएंगे। थर्ड आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर पढ़ाएंगे। ये कंप्लीट करने के बाद आपका आरसी फेज शिफ्ट पढ़ाएंगे चौथा नंबर पे, और शिफ्ट ऑसिलेटर पढ़ाएंगे आपका 5वां नंबर पे। तो आपको नोट्स में आगे पीछे लिखा होगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको सीरियल बेस से पढ़ना है। तो आप देखें ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।